Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 4th of August 2024. So let's start. First of all, we are talking about the food surplus India now aiding the global food security. So जो food security का concern है, it is not just a concern for India but also a concern for the world. But today India is providing solutions for the global food and nutrition security. So ऐसा हम कैसे कर पा रहे हैं? जैसे India is the largest producer of milk, pulses, and spices. It is the second largest producer of food grain, fruits, vegetables, cotton, sugar, tea, and also farmed fishes. सो चैलेंजेस होने के साथ साथ हमने सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस किया है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के पैटर्न के साथ साथ हमने बात की है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की, क्लाइमेट रेजिलिएंट स्पीशीज को लेके आने की, जीएम क्रॉप्स को लेके आने की। इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि जो ट्रेड पॉलिसीज हैं हमारी, वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी फूड सिक्योरिटी को। तो सर्टेन कमोडिटीज और इम्पोर्ट टैरिफ्स हम कितना लगा रहे हैं, एक्सपोर्ट पे कितना रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। तो सेल्फ सफिशिएंसी और ग्लोबल ट्रेड दोनों को ही हम बैलेंस करने की बात करते हैं। इसके साथ साथ इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर और जो फूड सिक्योरिटी है उसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कितने हो रहे हैं, वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है इंडिया को फूड सरप्लस बनाने में, जिसमें कोल्ड स्टोरेज कैपेबिलिटी को हम बढ़ा रहे हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, जिसमें एपीएमसी का रोल आ जाता है, एफसीआई का रोल आ जाता है, जो कि फार्मर्स को हेल्प करते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम से कम। एंड ऑल्सो जो स्मॉल फार्मर्स हैं, 90% ऑफ द स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया जो कि बहुत थोड़ा ही लैंड ओन करते हैं, बट उसके बाद भी दे आर द बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर द इंडियाज फूड सिक्योरिटी। हर लेवल पे जो फार्मर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड ऑल्सो हम फार्मर्स वेलफेयर के ऊपर भी फोकस करते हैं ताकि फूड सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर पाए, क्योंकि दोनों ही डायरेक्टली लिंक्ड हैं। सो मार्केट रिफॉर्म्स हम लेके आ रहे हैं, फार्मर्स के लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं, एंड मेक श्योर करना जरूरी है कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं होना चाहिए इन दी फूड सेक्टर, जिसमें हम पीडीएस सिस्टम के द्वारा सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते टू द मार्जिनलाइज सेक्शन। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो कि इंश्योर करता है फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल, बट वहां पे भी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनएफिशिएंसी की, करप्शन की एंड लीकेज की, उसके ऊपर ध्यान देने की हमें जरूरत है। ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर भी फोकस करते हैं हम कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 1960s के अंदर इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जिसमें सेल्फ सफिशिएंसी आ पाई हमारी इन दी फूड ग्रेन्स, उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हाँ उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी को हम मेक श्योर कर पाए, बट क्या वहां पे हम एक बैलेंस मेंटेन कर पाए जो टोपोग्राफी थी हमारी वो, एंड ऑल्सो जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है उसके अकॉर्डिंग। सो टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग जैसे कि हमने देखा कि जो सेंसिटिव जोन्स हैं वहां पे जोन्स और टोपोग्राफी इकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही हमें फूड क्रॉप्स को चूज करना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र वाटर क्राइसिस में हमने देखा कि ऑलरेडी जो रेन शैडो रीजन है वहां पे हम शुगर केन प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जो शुगर केन का प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव होता है। तो हमारे लिए मेक श्योर करना जरूरी हो जाता है कि हम स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े, हम टोपोग्राफी को भी एनालाइज करें, वेदर पैटर्न्स को भी एनालाइज करें, एंड फार्मर्स को भी लोकल लैंग्वेजेस में इसके बारे में बताएं, जिसमें विंड्स ऐप जो कि हाइपर लोकलाइज्ड ऐप है, जो कि वेदर क्या होने वाला है, कितना प्रेसिपिटेशन होने वाला है, उसके बारे में फार्मर्स को अलर्ट देता है। सो ये सारे फैक्टर्स मिलके इंडिया को फूड सरप्लस बनाते हैं, उसके साथ साथ इंडिया अपनी फूड सिक्योरिटी के साथ साथ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान देता है, जिसमें डब्ल्यूटीओ के रूल्स हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप करना, जैसे कि यूक्रेन को फूड एड हमने दी, अफगानिस्तान में भी हमने फूड एड पहुंचाई थी। तो फॉरेन एड और असिस्टेंस जो है वो इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल लीडर भी बनाता है, एंड ग्लोबल साउथ में भी एक इमर्जिंग लीडर बनाता है। देन नेक्स्ट we are talking about people are so fed up with the judicial process, they want settlement.
सो यहाँ पे बात हो रही है हमारे CGI, जो कि हाईलाइट कर रहे हैं द रोल ऑफ लोक अदालत एज एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स। सो लोक अदालत, जिनको हम पीपल्स कोर्ट भी बोलते हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म की तरह काम कर सकता है जिसमें डिस्प्यूट्स को हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं एंड कम कॉस्ट में सॉल्व कर सकते हैं, ताकि जो जस्टिस है वो भी सबके लिए एक्सेसिबल बन पाए। तो ऐसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम जो है, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम है, वो हम ट्रेड सेक्टर में भी देखते हैं। इसके साथ साथ ग्राम लेवल पे ग्राम न्यायालय जो देखते हैं हम, जिसको हम विलेज कोर्ट बोलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ डिफरेंट हम बोर्ड बना सकते हैं मेडिएशन के लिए, आर्बिट्रेशन के लिए, जो कि ऐसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा। इससे 3 या 4 बेनिफिट्स हम देख सकते हैं लोक अदालत के थ्रू एंड ऐसे डिस्प्यूट सेटलमेंट फोरम्स के थ्रू। जो रेजोल्यूशन है वो जल्दी होगा। क्रिटिसाइज किया जाता है कि जो जुडिशियल प्रोसेस है वो स्लो और लेंदी होता है, तो उस प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक्सेसिबल होगा सबके लिए। रूरल और मार्जिनलाइज्ड एरियाज जो हैं, वहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस में लोक अदालत में वो अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। इसके साथ साथ फ्लेक्सिबल होगा, लेस फॉर्मल होगा उनके लिए एंड पूरे प्रोसीजर को वो समझ पाएंगे। जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको स्ट्रेस और एंजाइटी भी हम कम कर पाएंगे वाया लोक अदालत। तो हम बोल सकते हैं कि कैसे लोक अदालत को परस्यू करना है एंड कौन कौन परस्यू कर सकता है। उसके लिए अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि ऐसे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑप्शन अवेलेबल भी हैं, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता। तो सिटीजन्स को एडुकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज है उनको इम्प्रूव करना जरूरी है, वैकेंसीज को फुल करना जरूरी है एंड ऑल्सो इंसेंटिव्स देना इन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस को, कि लोग इनको और ज्यादा ऑप्ट कर पाए। तो ओवरऑल जुडिशियल बर्डन को ये रिड्यूस करेगा, जस्टिस को एक्सेसिबल बनाएगा। इसके साथ साथ एक फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑप्शन लोगों के लिए बन सकता है। Then next, we are talking about the foundation for the Tata's chip plant. So, assembly testing, marking and packaging unit in जरी रोड असम। तो हमने पहले बात की थी गुजरात में और असम के अंदर जो फैब यूनिट्स है उनको स्टैब्लिश किया जाएगा। गुजरात के अंदर सनंद और ढोलेरा एंड इसके साथ साथ मोरेगांव इन दी असम रीजन। तो प्रपोज्ड कैपेसिटी ऑफ 48.3 मिलियन चिप्स, जिसमें एक दिन के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जितने ये जॉब्स प्रोवाइड करेंगे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाय 2025, 27,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स विल बी प्रोवाइडेड। इसके साथ साथ कैपेसिटी 48.3 मिलियन चिप्स पर डे। तो ये जो चिप्स हैं दैट विल बी असेंबल्ड कहाँ कहाँ, कौन कौन से सेक्टर में ये हमें हेल्प करेंगे। तो पावर सेक्टर, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, मोबाइल फोन्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, हेल्थ केयर डिवाइसेस के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि सभी सेक्टर्स में जो इंटायर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है वो इनडायरेक्टली बहुत सारे सेक्टर्स में हमें हेल्प कर रहा है। इसके साथ साथ जो सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने का भी प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा एक्सपर्टीज मांगता है। तो हम बोल सकते हैं कि ताइवान के साथ भी जब जो हम टाई अप कर रहे हैं उसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगा, जो कि रीजनल लेवल पे हमारी स्किल लेबर को प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि जो पार्टनरशिप है वो दूसरे कंट्रीज के साथ एक्सपर्टीज और मार्केटिंग में भी इंडिया को हेल्प करेगी। उसके लिए जरूरी है कि हम फेवरेबल पॉलिसीज लेके आए, जैसे कि लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आती है तो उस प्रोसेस को फास्टन अप कर पाए, पेटेंट में प्रॉब्लम आती है। इसके साथ साथ पैकेजिंग कैसे हो रहा है, लॉजिस्टिक, जैसा कि हमने कल भी देखा था कि हम 8 हाईवेज को अप्रूव किया गया है। तो ऐसे जो हाईवेज भी हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट को भी कनेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द मेन लैंड, वो हेल्प करेंगे हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने में और कंट्रीज को भी हम अट्रैक्ट कर पाएंगे इन इंडिया फॉर ट्रेडिंग।
इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हम बनाएंगे, क्लस्टर्स बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग के। तो ऐसे क्लस्टर्स को और चिप इंडस्ट्रीज को हम दोनों को ही कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें भारतमाला और सागरमाला दोनों का इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा। एंड एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, इसीलिए सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि एक डस्ट पार्टिकल भी अगर आता है तो आपकी वो चिप खराब हो जाती है। एंड उसके साथ साथ वाटर भी चाहिए होता है, तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो पूरा प्रोसेस है चिप मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द डेवलपमेंट एंड बिटवीन द सस्टेनेबिलिटी। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच can also be done and can be kept in the mind. Next article is also related to the semiconductor sector, where India is assuring Taiwan of policy stability. So policy stability की क्यों बात हम यहाँ पे कर रहे हैं? अगर policy stability होगी तो ही TSMC जैसी जो कंपनीज हैं वो इंडिया में आ पाएंगी, जैसे एप्पल, नेविडा, जो उसके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं वो भी इंडिया अट्रैक्ट कर पाएगा, एंड उसके साथ साथ ईज ऑफ बिजनेस को प्रमोट कर पाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर पाएगा इन दी सेमीकंडक्टर सेक्टर, क्योंकि आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं। जो पूरा प्रोसेस है ऑफ सेटलमेंट एंड ऑफ वर्किंग एंड ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया, उसके लिए जरूरी हो जाता है कि पॉलिसी स्टेबिलिटी होनी पॉलिसी स्टेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो रॉबस्ट होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, अप्रूवल्स जो हैं उनके लिए हमें एक सेपरेट मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना चाहिए सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए, ताकि हम उस पूरे प्रोसेस को, रजिस्ट्रेशन को, अप्रूवल को फास्टन अप कर पाए। क्योंकि जो चिप्स हैं दे आर द हार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डे सेमीकंडक्टर्स। सो इतने माइन्यूट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जिसमें ट्रांजिस्टर है, डायोड है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, एंड उन सबका इंटरकनेक्शन है। एंड उसके बाद एक थिन वेफर शीट जो होती है सिलिकॉन की वो हम लगाते हैं। एंड फिर ये जो फैब्स बनता है, ये जो फैब्स हैं दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, जहाँ पे इन मिनिएचर साइज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हम प्रिंट करते हैं। तो चिप डिजाइनिंग कैसे हो रहा है सिलिकॉन वेफर के ऊपर, तो फैब्रिकेशन यूनिट्स जो होती हैं उनके लिए जरूरी है कि क्लीन रूम होना चाहिए, डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होना चाहिए। सो दैट इज वाई यहाँ पे एक्सपर्टीज भी जरूरी हो जाती है। सो इंडिया इंसेंटिव्स दे रहा है, पीएलआई स्कीम हम लेके आ रहे हैं फॉर द सेमीकंडक्टर सेक्टर, ताकि पूरा जो प्रोसेस है वो लेस क्यूम्बरसम बन पाए for the companies which are coming to India. Then next, the FM spoke, but did she listen? So यहाँ पे तीन इश्यूज को टैकल करने की हम बात कर रहे हैं। जो बजट आया ऑफ 2024 एंड 25 बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें कुछ क्वेश्चन रेज किए गए हैं वेदर द गवर्नमेंट इज इफेक्टिवली एड्रेसिंग सर्टेन इश्यूज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट और अदर इकोनॉमिक इश्यूज, जैसे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। तीन चीजों की यहाँ पे मेजर फोकस किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्पेंडिंग की हम बात करते हैं, तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्पेंडिंग इंक्रीज की है इन वेरियस सेक्टर, जैसे कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर, इसके साथ साथ साइंटिफिक फील्ड के अंदर भी, जिसको हाईलाइट भी किया गया है। बट इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जो इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, क्या हम उसको एड्रेस कर रहे हैं? क्या हम उसको एजुकेशन के साथ जोड़ पा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जोड़ पा रहे हैं? बोला जा रहा है कि जो डेटा हमारे पास है उससे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑन ग्राउंड रियलिटी है। तो कैसे हम मेक श्योर करेंगे जो डेटा भी है हमारे पास वो करेक्ट डेटा है? तो इसके लिए जरूरी हो जाता है डेटा लोकलाइजेशन एंड ऑल्टरनेटिव जॉब्स क्रिएट करना, अपस्किलिंग करना, ताकि जो स्किल्स और डिमांड के अंदर मिसमैच है उसको हम कवर अप कर पाए। एंड अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट भी एक चैलेंज इंडिया के लिए बनता जा रहा है, तो कैसे हम उसको टैकल करेंगे? देन इन्फ्लेशन,
राइजिंग इन्फ्लेशन रेट्स है, जिसमें पर्टिकुलरली पॉइंट आउट किया जा रहा है टू दी सीपीआई इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। सो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनको डायरेक्टली इंगेज करना चाहिए विद द सिटीजन्स टू अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। सो हम बोल सकते हैं कि इन चीजों में हम फोरम्स का यूज कर सकते हैं, बट इसके साथ साथ बजट में हमने पॉजिटिव चेंजेस भी देखे हैं, जिसमें रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करने की हमने बात की है, एजुकेशन सेक्टर में हमने इंक्रीज किया अपनी बजटिंग, हेल्थ केयर सेक्टर पे ध्यान देने की बात की है। तो ओवरऑल एक इंक्लूसिव इंडिया बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, बट एग्जिस्टिंग एंड ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी हम इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं दी टॉप 500 कंपनीज। बट वहां पे भी कुछ एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं जिसको टैकल करना जरूरी है फॉर सोशल वेलफेयर एंड ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर ऑल, ग्रेटर गुड को प्रमोट करने के लिए। सो भरतनाट्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति डाइज एट 83। इनको पद्मश्री मिल चुका है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। सो हम बात करते हैं पद्मश्री, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, एंड आर्ट, लिटरेचर, सोशल वर्क, साइंस एंड इंजीनियरिंग, उस फील्ड में इसको दिया जाता है। पद्म भूषण थर्ड लार्जेस्ट है, पद्म विभूषण जो है वो सेकंड हाईएस्ट है। तो पद्म भूषण में हम बात करते हैं कि डिस्टिंग्विश सर्विस अगर प्रोवाइड किया है किसी ने इन अ पर्टिकुलर फील्ड, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, आर्ट, लिटरेचर, वहां पे अगर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस प्रोवाइड किया है तो उसमें हम पद्म विभूषण से अवार्ड करते हैं। पब्लिक सर्विस एंड ऑल्सो सोशल वर्क इज ऑल्सो इंक्लूडेड। देन पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसमें एक्सेप्शनल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है तो हम इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे दिया जाता है पद्मा अवार्ड्स? रिकमेंडेशन आती है फ्रॉम दी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं वो भी लिस्ट में जो भी उनको नेम सजेस्ट करना है वो कर सकते हैं। एंड ऑल्सो जो पद्मश्री, पद्म विभूषण, जो भी आपको नेशनल लेवल पे अवार्ड्स मिलते हैं अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आप अपने नेम के आगे प्रीफिक्स की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। बस हम ऐसे बोलते हैं कि ही और शी इज अ पद्मश्री रेसिपिएंट, तो टाइटल की तरह उसको यूज करना इज प्रोहिबिटेड। देन नेक्स्ट, 2023 saw highest transplants and 63% of the living donors were women। एंड इसके ऊपर डेटा भी हमें दिया गया है, जिसे टॉप स्टेट्स बताई जा रही हैं where transplants to foreigners were carried out। सो हाईएस्ट एवर नंबर देखा गया है जिसमें 10% जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स थे दे वर टू दी फॉरेन नेशनल्स हु हैड कम टू इंडिया फॉर ट्रीटमेंट, जिसमें से हम बोल रहे हैं कि 63% जो डोनर्स हैं हमारे ट्रांसप्लांट्स के लिए वो विमेन है। सो नोटो का रोल आता है यहाँ पे, एंड स्टेट लेवल पे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन भी है, नेशनल लेवल पे हम नोटो बोलते हैं, दैट इज नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ ये डेटा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो रेगुलेटरी अप्रूवल होते हैं ट्रांसप्लांट्स के लिए इन फॉरेन नेशनल्स, तो वो क्या हम फॉलो कर पा रहे हैं यहाँ पे। एंड ऑल्सो फॉरेन नेशनल्स जो हैं और इंडियन नेशनल्स जो हैं, दोनों के पेशेंट्स को डिमांड है ऑफ द ऑर्गन्स, तो कैसे हम बैलेंस कर रहे हैं, पहले पहले किसको ऑर्गन प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ साथ डोनर्स की भी शॉर्टेज होती है, एंड इसकी भी मैपिंग होनी चाहिए पूरे इंडिया में कि कहाँ पे क्राइसिस किस चीज के लिए ज्यादा है।
जैसे कि डिफरेंट स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि डिसीज डोनर्स कितने हैं, लिविंग डोनर्स कितने हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी मैपिंग करनी चाहिए कि कौन सी सिटी, कौन सी स्टेट में कितने, कहाँ पे क्या क्राइसिस है, ऑर्गन्स को लेके कितना डिमांड है। एंड उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए जरूरी है हमारे लिए कि ऑर्गन डोनेशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, एंड ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है, रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। इसके साथ साथ इलीगल ऑर्गन ट्रेड जो है, ऑर्गन माफिया जो हम बोलते हैं, जो कमर्शलाइजेशन हो जाता है ट्रांसप्लांटेशन सर्विसेज का, उसको कैसे हम रोकेंगे, वो एक चैलेंज यहाँ पे हमारे लिए बन जाता है। इसके साथ साथ ऑर्गन डोनेशन को लेके कई बार लोग हेजिटेट करते हैं क्योंकि उस कुछ सोशल और कल्चरल बैरियर्स उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो इसीलिए भी जरूरी हो जाता है एडुकेट करना सिटीजन्स को, क्योंकि अवेयरनेस कई एरियाज में नहीं है लोगों को। सो अवेयरनेस को इंक्रीज करना, देन मैपिंग करना, हॉटस्पॉट क्रिएट करना फॉर ऑर्गन्स, ऑर्गन क्राइसिस या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जहाँ पे नीड है, जहाँ पे डोनर्स अवेलेबल हैं, ताकि एक रॉबस्ट मैकेनिज्म हम ऑल ओवर नेशनल लेवल पे बना पाएंगे। रेगुलेशन को सिंप्लीफाई करना, स्ट्रीमलाइन करना, ताकि लोग समझ पाए। प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना, ताकि कम से कम मेडिकल प्रोफेशनल की कैपेसिटी हमारे पास है, जितनी डिमांड है उसको केटर करने के लिए। एंड यहाँ पे एनजीओ का भी इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा, जिसमें वो भी ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करते हैं एंड पेशेंट्स को सपोर्ट करते हैं साथ में। So that was regarding the transplant, organ transplantation. Then next, next we are talking about Supreme Court का जो recent decision था to revisit and permit the sub classification SCs के अंदर एंड रिजर्वेशन बेनिफिट्स कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे उसके बारे में। सो 2004 में स्टार्ट होता है, जहाँ पे जजमेंट आता है चिन्नैया 5 जजेस बेंच बिठाया गया था, एंड वहां पे डिक्लेयर किया गया था कि जो सब क्लासिफिकेशन है ऑफ द एससीज फॉर रिजर्वेशन वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो आर्टिकल 341 को वायलेट करता है। उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में अटेम्प्ट हुआ कि जो एससीज हैं, शेड्यूल कास्ट है, उसको हम क्लासिफाई कर दे डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ABCD, बट उसको भी स्ट्रक डाउन किया गया। बट इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो वीकेस्ट सेक्शन है उस पे हम एम कर रहे हैं कि उनको एडवांसमेंट मिल पाए, उनको कवरेज मिल पाए, प्रोटेक्शन मिल पाए। तो रिसेंटली बोला गया कि जो 2004 जजमेंट था हमारा, जिसमें हम क्लासिफिकेशन बनाने की बात कर रहे थे, सब ग्रुप्स बनाने की बात कर रहे थे, उसको अलाउ किया जाएगा एंड जो स्टेट्स हैं वो ऐसे ही क्लासिफाई कर सकती हैं ऑफ एससीज। एंड कोर्ट ने ये भी एम्फोसाइज किया है साथ में कि जो स्टेट्स हैं उनकी एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आइडेंटिफाई करने में और सपोर्ट करने में द मार्जिनलाइज सेक्शन विद इन दी एससी, क्योंकि एससीज के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्ट्रेस है। सो डिसीजन जो है वो इस चीज को डायरेक्टली एड्रेस करने की बात कर रहा है, जो डिस्पैरिटीज हैं एससी कम्युनिटी के अंदर भी, एंड कैसे हम इंश्योर करेंगे कि हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वेशन बेनिफिट्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर भी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर एम्पावर करेगा स्टेट्स को कि कैसे रिजर्वेशन पॉलिसीज को आप डिजाइन कर रहे हैं, हम बेटर टारगेट कर पाएंगे डिसएडवांटेज ग्रुप्स को। एंड ऐसे कम्युनिटीज जिसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर है, वहां पे हम सब ग्रुप्स बना के एफिशिएंसी को भी इंक्रीज कर सकते हैं कि कैसे हम रिजर्वेशन बेनिफिट्स पहुंचा रहे हैं। सो ऑनगोइंग डिबेट यहाँ पे यही चल रही है अबाउट द क्राइटेरिया एंड प्रोसेस कि कैसे सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा, क्या पोटेंशियल है फॉर द नीड फॉर द लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स टू फॉर्मलाइज दीज प्रैक्टिसेस। तो वो भी एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। नेक्स्ट, हाउ कैन वायनाड रिड्यूस द लैंडस्लाइड रिस्क? क्या ये लैंडस्लाइड्स नेचुरल थे या मैनमेड फैक्टर से ट्रिगर हुए, जिसे लार्ज स्केल डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हमने देखा, लॉस ऑफ लाइफ हमने देखा? क्या प्लान है हमारा टू प्रोटेक्ट दी वेस्टर्न घाट्स?
क्या रिकमेंडेशन है गडगिल कमेटी के एंड क्यों उनको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है? क्या वार्निंग्स को इग्नोर किया गया बाय द स्टेट? सो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले आईएमडी जो हमें वार्निंग देता है, वहां पे एक इशू सामने आया कि जो वार्निंग आईएमडी देता है दे आर वेरी जेनेरिक इन नेचर। तो जरूरी है हमारे लिए कि वहां पे उनको रीजनलाइज किया जाए। रीजन के अकॉर्डिंग वार्निंग आएगी तो ही लोकल्स जो हैं वो पोटेंशियल समझ पाएंगे आगे आने वाले डिजास्टर का। इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि जो गडगिल कमेटी है उन्होंने हमें रिकमेंड किया था कि जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स हैं उनको हम चार ब्रॉड जोन्स में या तीन या चार ब्रॉड जोन्स में डिवाइड करते हैं। ESZ जोन 1, 2 एंड 3। एंड फिर लेवल ऑफ डिग्री ऑफ सीरियसनेस के अकॉर्डिंग, डिग्री ऑफ डिस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम रिस्ट्रिक्शंस को इम्प्लीमेंट करें। सो उसके अकॉर्डिंग हम रिस्ट्रिक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पे हम 1 स्टोरी बिल्डिंग अलाउ कर सकते हैं, कहाँ पे हम देन 2 स्टोरी बिल्डिंग्स अलाउ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द टोपोग्राफी। सो इसका यूज करके हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के बीच में हम एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। वेस्टर्न घाट जिसमें हमने देखा गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात जैसी जो स्टेट्स हैं वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल है टू द लैंडस्लाइड्स। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को भी कंपेयर करते हैं तो ज्यादा ह्यूमिड रीजन एंड ज्यादा सॉइल इरोजन देखा जाता है ऑन दी वेस्टर्न घाट्स। सो इसीलिए पर्टिकुलरली रीजन के अकॉर्डिंग प्लान्स लेके आना जरूरी है हमारे लिए। एंड इसके साथ साथ टोपोग्राफी, क्लाइमेट, क्योंकि क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है तो इराटिक रेनफॉल हो रही है। एंड साथ साथ में हमारा टोपोग्राफी कैसा है, कितनी कैरिंग कैपेसिटी है, और आईएमडी जो हमारे हमें वार्निंग्स दे रहा है, तीनों चीजों का जब इंटीग्रेशन होगा तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे लैंडस्लाइड्स को आने वाले टाइम में हम मिटिगेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ गोवा के केस में हमने देखा कल ही कि गोवा इज इमर्जिंग एज एन सेकेंड होम डेस्टिनेशन। रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बूम पे है इन दी गोवा, बट गोवा को भी हम देखते हैं कि इट इज अ वल्नरेबल सेक्शन फॉर लैंडस्लाइड्स इन दी वेस्टर्न घाट। तो क्या कैसे हम मेक श्योर करेंगे कि जो डेवलपमेंट हो रहा है रियल एस्टेट सेक्टर का, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो वो फ्रेजाइल टोपोग्राफी के जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको नजर में रखते हुए आगे हम बढ़े। वो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एक बैलेंस हम बना के चले। सो गडगिल रिकमेंडेशन यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है जिसकी वजह से हम लैंडस्लाइड रिस्क जो हैं जिसमें इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स बना के हम एक सस्टेनेबल अप्रोच की तरफ चल सकते हैं। पर्टिकुलरली वेस्टर्न घाट जिसमें लैंडस्लाइड और सॉइल इरोजन सबसे ज्यादा एक प्रेवलेंट डिजास्टर देखा जाता है हर साल मॉनसून के टाइम पे। सो कैसे, जब हमें पता है कि एक चीज यहाँ पे वल्नरेबल है तो भी हम कैसे उसको प्रमोट कर रहे हैं, कैसे हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज का रोल आ जाता है जो पॉलिसीज और रिकमेंडेशन है उनको इम्प्लीमेंट करने एंड बैलेंस बनाने में ह्यूमन एक्टिविटीज और एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन के बीच में। देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट अल्जाइमर्स ब्लड टेस्ट। सो नए ब्लड टेस्ट की यहाँ पे बात हुई है जिससे हम टैकल कर पाएंगे अल्जाइमर डिजीज को एट एन अर्ली स्टेज। जो सिम्टम्स हैं, कॉग्निटिव सिस्टम्स हैं जिसमें डेप्रिसिएशन एक्सपीरियंस करते हैं अल्जाइमर के पेशेंट, उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एंड जैसे बोला जा रहा है कि 1 in 5 women and 1 in 10 men they develop dementia ड्यू टू एल्जाइमर्स डिजीज। सो केयर इकोनॉमी का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा, सेकेंडरी केयर, इसके साथ साथ स्क्रीनिंग। 25 to 35 पेशेंट्स जो हैं हमारे दे आर ट्रीटेड एट इवन स्पेशलाइज क्लिनिक्स। तो स्पेशलाइज क्लिनिक्स का होना भी जरूरी है कि दूसरे स्टेट में आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, आपके खुद के स्टेट में, खुद के डिस्ट्रिक्ट में आपको एक स्पेशलाइज क्लिनिक मिलेगा फॉर सच डिजीजेस, ताकि इनको हम डिटेक्ट कर पाए एंड देन रिजॉल्व कर पाए। एंड ऐसे जो ब्लड टेस्ट हैं इसके थ्रू हम बस बात कर रहे हैं कि कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएंगे एंड साथ साथ में जो प्रोसीजर है उसको हम फास्टन अप कर पाएंगे, डिटेक्शन प्रोसीजर को। टोटल 1000 से भी ज्यादा पेशेंट्स वर ऑलरेडी
under the evaluation of cognitive decline in the primary and secondary care sectors. So यहाँ पे स्वीडन की बात हो रही है. So ये दिखाता है कि अर्ली डिटेक्शन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड प्राइमरी केयर सेंटर्स जो हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए हमारे पॉपुलेशन के लिए, तभी हम ऐसे सीरियस डिजीजेस का सोल्यूशन ले पाएंगे एंड एल्डरली पॉपुलेशन जो है हमारी, उनको हेल्प प्रोवाइड कर पाएंगे. सो होम बेस्ड केयर मॉडल भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है ट्रीटमेंट को एक्सेसिबल बनाने के लिए. देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉग्स. फ्रॉग्स आर important bio indicators. So frogs and toads have got सो बायो इंडिकेटर. सबसे पहले हम फ्रॉग्स को क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि इनकी जो स्किन होती है वो आसपास के वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है. तो अगर जो वाटर है वो क्लीन है तो ही ज्यादातर फ्रॉग्स को देखा जाता है, क्योंकि कंटामिनेटेड वाटर को भी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रेजेंस कम हो जाता है. तो अगर कम प्रेजेंस है फ्रॉग्स का तो इसीलिए हम उनको बायो इंडिकेटर की तरह कंसिडर करते हैं. एंड ऑल्सो जो कंटामिनेटेड वाटर का कंजम्पशन वो कर लेते हैं, उसकी वजह से हम देखते हैं कि फूड चेन में भी हमारे बायो एक्यूमुलेशन होने लगती है ऑफ द कंटामिनेंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन. जैसे कि सर ने हाईलाइट भी किया था इन अर्लियर इन अ सेशन कि जो फ्रॉग्स हैं वो इंपॉर्टेंट बायो इंडिकेटर्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए. सो सेंसिटिविटी उनकी काफी ज्यादा होती है टू द एनवायरमेंटल चेंजेस. अपने सराउंडिंग से काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. जो टॉक्सिन्स के वो कांटेक्ट में आ रहे हैं, पोल्यूटेंट्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं कि वाटर क्वालिटी में कितना चेंज हो रहा है. एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह भी एक्ट करते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं वो. उनको प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर द शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, हर्बिसाइड्स का यूज हो रहा है, वो भी एक रिजल्ट है उनकी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के अंदर. देन बायोडाइवर्सिटी. फूड चेन में भी उनका रोल है, प्रेडेटर के साथ भी एंड प्रे के साथ भी. प्रेडेटर जिसमें हम देखते हैं मलेरिया, डेंगू इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, dispense they can dispense with 100 malaria and dengue infected mosquitoes in one night. सो कंजर्वेशन होना जरूरी है, मॉनिटर करना फ्रॉग पॉपुलेशन कितना है. देन फ्रॉग हेल्थ को कैसे हम फोकस में लेके आ सकते हैं? तो जब हम ओवरऑल पोल्यूशन को रिड्यूस करेंगे, वेटलैंड्स को प्रमोट करेंगे, तो हम फ्रॉग हेल्थ को भी इम्प्रूव कर देंगे. तो दोनों इंटरकनेक्टेड है एंड वाटर क्वालिटी को इंडिकेट करता है. इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि अगर फ्रॉग्स का प्रेजेंस है इन द एग्रीकल्चरल एरियाज, तो वो भी हमें डायरेक्टली दिखाता है कि पेस्टिसाइड और एग्रीकल्चर रन ऑफ जो होता है लोकल लेवल पे, वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं आपको. तो वो हाईलाइट करते हैं कि सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस की तरफ जाना जरूरी है. ऑर्गेनिक फार्मिंग की जैसे हम बात करते हैं, जिसमें पेस्टिसाइड्स का रोल हम डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं. Then next, we have already talked about the agricultural transformation in India, and India has become a food surplus country, and now it is also helping other countries in the food security challenges. Then next, India's original record keepers. Original record keepers, caste-based genealogists, जो प्रिजर्व कर रहे हैं इंडिया की हिस्ट्री को. सो यहाँ पे यही हाईलाइट किया जा रहा है कि जो कास्ट बेस्ड जेनोलॉजिस्ट होते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं वो इंडिया के अंदर? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी हिस्ट्री को समझने में, एंसेस्टर्स को समझने में. एंड ऑल्सो फैमिली लेवल पे भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी को लेके, उनको भी रिजॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतने इतने सालों का बोल सकते हैं कि डेटा अवेलेबल है.
तो इस डेटा के भी डिजिटाइजेशन की हम बात कर सकते हैं। जो डेटा इनके पास है, स्क्रिप्ट इनके पास है जो कि टिपिकली हिंदी में ही रिटन है, उसको भी हम अवेलेबल करवा सकते हैं इन दी डिजिटल फॉर्मेट। डॉक्यूमेंटेशन, सो सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, आइडेंटिटी कैसी है डिफरेंट कम्युनिटीज की, उनको आइडेंटिफाई करने में ये ओरिजिनल रिकॉर्ड कीपर्स हमारी हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ फैमिली के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में तो हेल्प करेंगे ही, इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि जो रिजर्वेशन है एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, उसको भी वेरीफाई करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं अंडर द डिफरेंट SC ST और दूसरे OBCs के रिगार्डिंग, कि क्या ये सच में बिलोंग करते भी हैं टू द मार्जिनलाइज सेक्शन। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, इनहेरिटेंस क्लेम जो होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, इन सभी चीजों में हम बोल सकते हैं कि हमारी हेल्प करेंगे। सो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो हो रहा है उसको समझने में भी हमारी ये हेल्प करते हैं इंडिया के अंदर, और कास्ट आइडेंटिटी भी मेंटेन करते हैं। तो सोशल और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जो है इंडिया का, उसमें एक मेजर रोल प्ले करते हैं। Then underwater mapping reveals the insight into the melting ice shelves. So never seen before shape देखी गई है of अंटार्कटिक, वेस्ट अंटार्कटिक रीजन में आइस शेल्फ की। अंडर वाटर व्हीकल भेजा गया जिसके थ्रू हमने नोटिस किया। आइस शेल्फ क्या होता है? आइस शेल्फ एक मास है ऑफ द ग्लेशियल आइस which is fed from the land by the tributary glaciers and float करता है in the sea above the ice shelf cavity. सो कैविटी बेसिकली होती है उसके अंदर ही एक मास होता है ये ग्लेशियल आइस का, जो कि पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। एमंडस एमंडसेन सी जो वहीं पे लोकेटेड है। सो इनकी मेल्टिंग की बात हो रही है कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज है वो इम्पैक्ट कर रहा है इन आइस शेल्फ को डायरेक्टली। सो जो मेल्टिंग का रेट है वो इंक्रीज हुआ है। बसाल्ट बेस, सो अंटार्कटिक रीजन जो है वो एक तरीके से क्लाइमेट इंडिकेटर बन जाता है हमारे लिए कि किस लेवल पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे वो इम्पैक्ट कर रहा है। देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट TB केसेस। सो TB सर्वे,